ईरान के समर्थन से यमन में चलने वाले मिलिटेंट संगठन हूती पर इजरायल ने महाविनाशक हमले किए हैं और इसे अरब से विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। इसकी वजह है हूती के नियंत्रण वाले हुदैदा पोर्ट पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही। इस तबाही के बाद अरब की एंट्री अमेरिका की शक्तियां एकजुट हो गई हैं और इजरायल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि इजरायल ने अमेरिका के ग्रीन सिग्नल पर ही यमन में हमले शुरू किए थे। देखिए कैसे इजरायली वायुसेना ने यमन पर बारूदी वर्षा की और कैसे ये ऑपरेशन डिजाइन किया गया और यमन क्यों बीते 24 घंटे से धधक रहा है। जिस विनाश की आशंका टीवी9 भारतवर्ष ने 19 जुलाई को जताई थी, वो 20 जुलाई को वास्तविकता बन गई। इजराइल के एक एयरबेस से वायुसेना के इंजीनियर जेट्स पर बम और मिसाइलें लोड करने लगे। टेक्निकल क्लियरेंस के बाद फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। 1800 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए फाइटर जेट रवाना हो गए। इसके बाद यमन में शिया मिलिटेंट संगठन हूती के ठिकानों पर इजराइल का बारूदी विनाश बरसने लगा। यमन पर इससे पहले इतने बड़े हमले अब तक नहीं हुए थे। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने भी मई जून में 3 बार हमले किए, लेकिन ऐसा विनाश अब तक नहीं हुआ था। इजरायली वायुसेना ने यमन के हुदैदा पोर्ट इलाके पर इतने भीषण हमले किए जिससे सब कुछ लपटों से घिर गया। इजराइल के हमलों से हुदैदा पोर्ट का भूगोल बदल गया। हूती के ठिकानों पर इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की। इजराइल के हमलों से हुदैदा पोर्ट पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। यमन के हुदैदा में जिस भी कोने से तस्वीरें ली गई, वहीं से आग और धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। इजराइल ने इतने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं कि 20 जुलाई के हमलों से लगी आग 21 जुलाई की शाम तक नहीं बुझ पाई। इजराइल ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि हूती ही उसके टारगेट पर है और इन हमलों में हूती को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यमन के हुदैदा पोर्ट पर हूती का नियंत्रण है। इसी पोर्ट से हूती इजराइल पर मिसाइल हमले करता है। हुदैदा पोर्ट पर ही हूती को ईरान से हथियारों की डिलीवरी होती है। इस पोर्ट पर हूती के कई बड़े ड्रोन और मिसाइल गोदाम हैं। इजराइल के हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है और 87 लोग घायल हुए हैं। हूती भी इजराइल के इलाद पोर्ट पर हमले करता रहा है, लेकिन अब तक अरब में इतना बड़ा विनाश नहीं हुआ था। इजराइल के इस हमले को अरब का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन की तैयारी 19 जुलाई को शुरू कर दी थी और इसके बारे में बाइडेन सरकार सहित पेंटागन को भी जानकारी दे दी गई थी। यमन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायली वायुसेना की एक बड़ी टीम तैयार की गई थी। और यमन के हुदैदा पोर्ट पर हमला करने के लिए इजरायली वायुसेना के कुल 12 विमान पहुंचे। हमलों से पहले इजरायल के टोही विमान ने इलाके की रेकी कर जानकारी जुटाई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया आउटस्ट्रेच आर्म। इजरायल के 12 विमानों का टारगेट यमन का हुदैदा पोर्ट था। दरअसल हूती इजरायल पर हुदैदा से ही हमले करता है। इजरायल के इस ऑपरेशन में F-35 स्टेल्थ जेट और F-15 जेट
शामिल हुए। इसके हमले में ऑपरेशन ओरॉन टोही विमान से सैन्य सर्वेक्षण किया गया। पूरे ऑपरेशन में इजरायली फाइटर जेट्स ने 2 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की। अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यमन के जिस पोर्ट पर इजरायली वायुसेना ने हमले किए हैं वह आतंकी गतिविधियों का अड्डा है। इजरायल ने पहली बार युद्ध में इतनी दूरी तक हमले किए हैं और 19 जुलाई को इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने इस ऑपरेशन पर मोहर लगा दी थी। इजरायली रक्षा मंत्रालय इस ऑपरेशन को लाइव देख रहा था और किसी भी आपात परिस्थिति के लिए बैकअप टीम तैयार थी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली नागरिकों पर हमले के बाद हूती पर यह हमले जरूरी थे। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों में भी हूती को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना बड़ा नुकसान इजरायल ने एक ही ऑपरेशन में पहुंचाया है। इसकी वजह है इजरायल पर हूती के ड्रोन हमले। 19 जुलाई को हूती ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया था। हूती मिलिटेंट संगठन ने इजरायल की राजधानी पर नए ड्रोन याफा से हमला किया था। इस हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई थी और कई इजरायली नागरिक घायल हुए थे। यह हमला अमेरिकी कॉन्सुलेट की इमारत से 250 मीटर दूरी पर किया गया था और इजरायल ने ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्मी के जरिए इसी हमले का बदला लिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हूती के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी। इजरायल ने संकेत दे दिए हैं अगर हूती ने इजरायल के हमलों के बाद पलटवार की कोशिश की तो यमन पर इससे भी ज्यादा विनाशक हमले किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फ्रंट लाइन पर रूस के FPV ड्रोन से हमले, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन का सैन्य वाहन हमले में तबाह हो गया। वाहन में सवार यूक्रेन के 13 सैनिकों की मौत हुई है। तो फ्रंट लाइन पर रूस ने अटैक किया है ड्रोन से। FPV ड्रोन से यह हमला हुआ है। यूक्रेन का सैन्य वाहन इस हमले में तबाह हो गया। और गाजा में जारी बारूदी कोहराम के हर दिन के साथ विध्वंसक और भयावह होता जा रहा है। और इस बार IDF ने सेंट्रल गाजा को निशाना बनाया है। सेंट्रल गाजा के अल नुसैरात कैंप पर हमला किया गया है, वो भी लड़ाकू विमानों के जरिए ताबड़तोड़ अंदाज में। दावा किया जा रहा है कि IDF के इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। दरअसल इजरायल का आरोप है कि सेंट्रल गाजा के जिस नुसैरात शिविर पर हमला हुआ असल में वो हमास का ठिकाना था। बस इसी के चलते IDF ने आसमानी प्रहार किया जो बेहद ही विनाशक था। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तर गाजा से शुरू हुआ IDF का ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिण पूर्वी गाजा तक पहुंचा, मगर अब इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन सेंट्रल गाजा में जारी है, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा दहल रहा है। बम गोला बारूद के प्रहार से धधक रहा है, मगर बीते 24 घंटों से इजरायली वायुसेना के लड़ाके ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रहे हैं, गाइडेड बमों और घातक मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि IDF के इस आसमानी प्रहार का नतीजा ये हुआ है कि सेंट्रल गाजा में बीते 24 घंटे में 64 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायली सेना के हमले में 105 लोग घायल हुए हैं। IDF ने सेंट्रल गाजा के अल नुसैरात कैंप पर हमला किया, वहीं बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी IDF ने भीषण बमबारी की। सेंट्रल गाजा में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यकीन मानिए, सेंट्रल गाजा से IDF के हमले से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही सन्न करने वाली है, क्योंकि IDF के हर हमले में सेंट्रल गाजा की बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो रही हैं।
रिहायशी इलाके बारूदी धमाकों और ब्लास्ट से तहस नहस हो रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ खंडर मकान और हमले के बाद तबाह हुई इमारतों का मलबा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि गाजा का गदर हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपने तमाम बारूदी जखीरे खोल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ है कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैले गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से सन चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि सेंट्रल गाजा के जिस नुसीरात कैंप और वहां मौजूद स्कूल पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक की, उसका संचालन यूनाइटेड नेशंस के पास है। ऐसे में यूएन स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ के लगातार हमले के बाद दुनिया के कई देश भड़क गए। इजराइल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि बीते 10 दिनों में इजराइल ने गाजा के 5 स्कूलों और राहत शिविरों पर अटैक किया। और ऐसा करने के पीछे की वजह है नेतन्याहू का वॉशिंगटन दौरा। दरअसल नेतन्याहू अमेरिकी दौरे से पहले गाजा को पूरी तरह तहस नहस करने का प्लान बना चुके हैं, ताकि हमास पर दबाव बना सके। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बाइडेन नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान गाजा पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, सीज फायर तक का ऐलान हो सकता है। ऐसे में नेतन्याहू ने सेंट्रल गाजा पर हमले तेज कर दिए। इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि नुसीरात कैंप में 30 से ज्यादा हमास आतंकी छिपे हुए और इसी के तहत नुसीरात शिविर पर मिसाइलों की बारिश की जा रही है। जहां एक तरफ गाजा विनाश को लेकर दुनिया भर में इजराइल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास बंधकों को नहीं छोड़ेगा, जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, तब तक इजराइल का ऑपरेशन नहीं थमेगा। इसके लिए चाहे गाजा का नक्शा ही क्यों न बदलना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के शहरों पर यूक्रेन का प्रहार लगातार जारी है। बेलगोरोद और सीमा के करीब दूसरे शहरों में एयर डिफेंस को मजबूत करने के बावजूद यूक्रेन ड्रोन से होने वाले धमाके थम नहीं रहे। यूक्रेन के हमलों का बदला लेने के लिए रूस के एयरक्राफ्ट ग्लाइड बमों की बरसात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। युद्ध में यूक्रेनी जमीन पर रूस की लगातार बढ़त जारी है। नेटो के हथियारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूसी शहरों में एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन की दहाड़ से दहशत मची। बेलगोरोद के ऊपर एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन एक बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहे थे, लेकिन रूसी एयर डिफेंस के सटीक निशाने से ड्रोन जमीन तक पहुंचने में नाकाम रहे और हवा में ही धमाकों के साथ भस्म हो गए।
जमीन रूसी डिलीवरी ड्रोन और आसमान में यूक्रेन का ड्रोन। रूस का ड्रोन जमीन पर हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था, लेकिन तभी यूक्रेनी ड्रोन ने इसे तबाह कर दिया। रूस सेना ने इन इमारतों में अपना ठिकाना बनाया था, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ने अचानक इन इमारतों को टारगेट किया। इस हमले में रूस के कई अफसर सैनिकों के मरने की आशंका है। रूस यूक्रेन के तमाम हमलों को नाकाम करने का दावा कर रहा है, लेकिन बेलगोरोद के शेबेकिनो में कई धमाकों की आवाज सुनी गई और एयर अलर्ट का सायरन भी गूंजता रहा। यूक्रेन के हमले के बाद मिलेरोवो एयरफील्ड पर हर तरफ धमाके के निशान नजर आते हैं। सैटेलाइट इमेज से जाहिर हो रहा है कि यहाँ 20 धमाकों से बड़ी तबाही हुई। एयरफील्ड का हर इलाका धमाकों की चपेट में आया है। यूक्रेन ड्रोन से सटीक प्रहार कर रहा है। इस बेसमेंट में रूस के सैनिक छिपे हुए थे। लेकिन ड्रोन के जरिए बेसमेंट के भीतर धमाका कराया गया। ये रूस का Ka-52M हेलीकॉप्टर है। रूस के इन हेलीकॉप्टर्स को विक्रम मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। वॉर जोन में अब रूस हेलीकॉप्टर से भी मिसाइल बरसा रहा है। यूक्रेन हाइमार्स अभी भी रूसी फौज के लिए घातक साबित हो रहा है। यूक्रेन हाइमार्स हमले में रूस का एक बिग सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का फैब बमों से हमला जारी है। रूस के इन बमों से भारी तबाही मच रही है। वोचेंस्क में इस बम के प्रहार में कई यूक्रेनी सैनिकों के मरने की आशंका है। नाटो के हथियारों को नष्ट करने का अभियान भी जारी है। रूस के ड्रोन अमेरिकी आर्म्ड व्हीकल्स को नष्ट कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने के लिए वॉर जोन में पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की। देखिए कैसे इस एयर डिफेंस से हर दिन यूक्रेनी ड्रोन्स का संहार किया जा रहा है। रूस की आर्टिलरी की तैनाती भी मजबूत की जा रही है। ये रूसी T-62M टैंक्स हैं, जिन्हें फ्रंट लाइन पर भेजा गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक कई गाड़ियों में आग लग गई। रिपोर्ट्स में रूस के किसी हमले का जिक्र नहीं किया गया। ओडेसा में भी अचानक सैन्य ट्रकों में आग लग गई। रूस ने खार्किव में यूक्रेनी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा जब्त कर लिया है। खार्किव में ट्रेन पर यूक्रेन के हथियार लोड थे। हथियार से लदी 2 ट्रेन को रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात को रूसी फौज ने यूक्रेन पर 39 ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा 5 मिसाइलें भी दागी गई। यूक्रेन तबाही का सिलसिला तेज है, लेकिन यूक्रेन रह रहकर रूसी जमीन पर हमलों में कामयाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध के चलते क्या अमेरिका और रूस में जंग छिड़ सकती है? क्या दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ एटमी विनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे अहम यह कि इस जंग के चलते दुनिया 2 खेमों में बंट सकती है, क्योंकि पहली बार चीन के 2 युद्धपोत ने बाल्टिक सागर में एंट्री मारी है और इसके पीछे की वजह है आर्कटिक रीजन में अमेरिकी बॉम्बर्स की दस्तक। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट। बर्फ की मोटी चादर से ढका दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, जहां जंग की आशंकाओं ने गर्मी बढ़ा दी है। वॉर एक्सपर्ट को आर्कटिक में प्रचंड युद्ध का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, आशंका यह भी जताई जा रही है कि खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं में किसी भी वक्त बारूद की गंध मिल सकती है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? महाबली रूस और सुपर पावर अमेरिका की जंगी तैयारी। अब तक तो आर्कटिक में रूस अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क हथियारों की तैनाती कर रहे थे, सैन्य अड्डों को एक्टिव कर रहे थे, मगर बर्फिस्तान में असल महायुद्ध की पटकथा 24 घंटे पहले लिखी गई, जब आर्कटिक के आसमान में रूस अमेरिका के जंगबाजों का आमना सामना हुआ। दरअसल रूस ने दावा किया है कि यूएस के 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रूस के एयर स्पेस में दाखिल हुए। बेरेंट सी के आसमान में अमेरिका के 2 बॉम्बर ने घुसपैठ की। रूसी डिफेंस ने अमेरिकी बॉम्बर्स को आसमान में इंटरसेप्ट किया। इसके बाद रूसी फाइटर जेट ने यूएस बॉम्बर को एयर जोन से खदेड़ा।
आर्कटिक रीजन में आने वाले बेरेंट्स सी में अमेरिकी बॉम्बर की दस्तक ने खलबली मचा दी, लेकिन रूस ने भी फौरन पलटवार करते हुए अमेरिकी बम वर्षकों को अपने एयर जोन से भगा दिया। रूसी डिफेंस का आरोप है कि अमेरिका ने पुख्ता प्लानिंग के तहत रूसी सीमा में अपने बम वर्षकों को भेजा। बस फिर क्या, अमेरिका की इस हरकत के बाद पुतिन भड़क उठे और अमेरिका की घुसपैठ वाली साजिश का जवाब देने के लिए बाल्टिक सी में 2 युद्धपोतों की तैनाती कर दी। और जानते हैं, ये दोनों युद्धपोत रूस के नहीं बल्कि चीन के हैं, जो बीते कुछ दिनों से सेंट पीटर्सबर्ग में खड़े थे। इस एक दांव के साथ सीधे तौर पर पुतिन जिनपिंग ने नाटो और अमेरिका को सन्न कर दिया। बस फिर क्या, महाशक्ति अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक कर दी ताकि रूस और चीन को अपने एटमी विनाशकों की ताकत से रूबरू करा सके। और अब अमेरिका की इस गर्जना से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दब चुका है, जिसमें बम, गोला बारूद ही नहीं बल्कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कि जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक के जरिए किसी भी वक्त महासंग्राम छिड़ सकता है। ऐसे में अगर बात एटमी हथियारों की हो तो रूस, चीन, अमेरिका के पास कितने परमाणु हथियार हैं, यह भी जान लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जहां साल 2023 में रूस के एटमी वेपन्स की तादाद करीब 4,489 तक है, परमाणु हथियारों की खेप में दूसरे पायदान पर अमेरिका है, जिसके जखीरे में 3,748 न्यूक्लियर वॉरहेड है। तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास साल 2023 में करीब 410 परमाणु बम है। हालांकि अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल जैसे भी मुल्क हैं, जिसके पास एटमी हथियार है, मगर परमाणु ताकत में रूस और चीन का कोई सानी नहीं है। ऐसे में पुतिन और बाइडेन खेमे में तनाव बढ़ा है और जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो यह दुनिया के लिए महा खतरे का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेतन्याहू, उनकी सरकार और सेना इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। हूती और हिजबुल्लाह तीनों 3 दिन से इजराइल पर भीषण हमले कर रहे हैं। इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। नेतन्याहू इस युद्ध से तो निपट रहे हैं, लेकिन उस युद्ध को नहीं टाल पा रहे हैं जो उनके घर में हो रहा है। तेल अवीव इस वक्त खौल रहा है, नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीती रात तेल अवीव में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। जोरदार नारेबाजी, आगजनी, हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, आक्रोश की ये वो लहर है जो दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर है। नेतन्याहू और उनकी सरकार न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी के हमले से परेशान है, बल्कि अपने देश के आक्रोशित लोगों से भी घिरी हुई है। इजरायली सेना जिस वक्त यमन में हूती के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला रही थी, उसी वक्त तेल अवीव में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। आक्रोशित लोगों ने नेतन्याहू के घर को घेर लिया। ड्रम बजाकर, नारे लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोग पुलिस से ही भिड़ गए।
तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। हजारों की ये भीड़ युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रही है। ये मांग पिछले कई महीनों से की जा रही है, लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं मानी गई है। यही वजह है कि अब लोगों का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लोगों का ये क्रोध तभी शांत होगा जब हमास के चंगुल में फंसे बंधक वापस अपने घर आएंगे, जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार इस्तीफा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में IDF के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। नुसीरत कैंप पर इजराइल की बमबारी धमाके से एक बड़ी इमारत हुई जमींदोज। तो देखिए जिस इमारत पर हमला हुआ, कैसे वो इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। धमाके के बाद ये बड़ी इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। नुसीरत कैंप पर इजराइल की बमबारी। हूती और इजराइल के बीच निर्णायक जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने पहली बार यमन पर सीधा प्रहार किया है। लेबनान और गाजा की तरह ही अब यमन के ऊपर आकर इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। इससे पहले हूती के ड्रोन हमले से इजराइल की राजधानी में तबाही मची थी। इजराइल ने जता दिया कि दुश्मन कितनी भी दूर हो, कोई भी हो, इजराइल उसे बख्शने वाला नहीं है। गाजा और लेबनान के बाद यमन तीसरा मोर्चा है जहां इजराइल ने सीधी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। इस हमले के बाद हूती बदले के लिए बेचैन है और इजराइल के इलाके पर लगातार मिसाइल से हमले हो रहे हैं। इजराइल से लेकर यमन तक ताबड़तोड़ बारूदी धमाके। हूती ने पूरी ताकत झोंक दी तो इजराइल ने भी रच दिया मिलिट्री ऑपरेशन का नया इतिहास। पहली बार इजराइल ने डायरेक्ट यमन जाकर हूती के ठिकानों को दहलाया है। इजराइल और हूती के मौजूदा हमलों के बारे में जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया के एक छोर पर अब एक महायुद्ध छिड़ चुका है। सबसे पहले हूती का लेटेस्ट दावा बताते हैं। हूती ने 2 जगहों पर ऑपरेशन चलाया। हूती का पहला टारगेट इजराइल का इलाका था तो दूसरा समुद्र के बीच अमेरिका का एक जहाज। हूती ने लाल सागर में अमेरिकी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अमेरिका के इस जहाज का नाम पुम्बा है। शनिवार को लाल सागर में पुम्बा पर हमले हुए। हूती के हमले से जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ समंदर में इसी तरह से अमेरिका का जहाज जल रहा था तो दूसरी ओर इजराइल के इलाके में आसमान में धमाके हो रहे थे। हूती का सबसे बड़ा ठिकाना यमन भी धधक रहा था। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। ये यमन का अल हुदैदा बंदरगाह है। इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र किनारे इसी बंदरगाह पर ईरान से हथियारों का जखीरा पहुंचता है। इजराइल के बदले वाले एक्शन की वजह से अल हुदैदा बंदरगाह में कई धमाके हुए। तेल अवीव में ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने शनिवार को एक स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च किया। कैसे हुआ पूरा ऑपरेशन आपको दिखाते हैं।
और इजराइल की वायुसेना का यह दूसरा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन है। इजरायली विमानों ने 1800 किलोमीटर का सफर तय किया। इस मिशन के लिए अमेरिका से भी इजराइल ने कोई मदद नहीं ली। इजरायली वायुसेना के हमले में अल उदैदा पोर्ट पर हथियारों के कई गोदाम तबाह हो गए। फ्यूल डिपो भी जलकर भस्म हो गया। ईरान से हूती को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, इसलिए माना जा रहा है कि हमले में ईरान के कई हथियार जल गए। इजराइल की सेना की तरफ से कहा गया है कि यमन के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल के मुताबिक यमन में अब इससे भी भीषण बमबारी की जा सकती है, क्योंकि हूती इजरायली शहर इलाद पर 220 हवाई हमले कर चुका है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हूती के ड्रोन इजरायली शहरों में घुसने में कामयाब रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हूती के ज्यादातर हमलों को लाल सागर में तैनात अमेरिकी सेना और इजरायली एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। शुक्रवार को तेल अवीव पर हमले से पहले केवल एक रॉकेट और एक क्रूज मिसाइल से मार्च में इलाद के करीब धमाका हुआ था। उदैदाह पर हमले के बाद हूती ने इजराइल को धमकी दी। इजराइल के अहम ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई। हूती इजराइल से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। हूती के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। इजरायली इलाद सिटी को दहलाने की कोशिश कई बार की गई। हूती के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। इजरायली इलाद सिटी को दहलाने की कोशिश कई बार की गई। इजराइल ने इस इलाके में एरो टाइप इंटरसेप्टर को तैनात किया हुआ है। हूती इलाद को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन एरो एयर डिफेंस की वजह से इजरायली शहर में धमाके नहीं हुए। इसके अलावा इलाके की सुरक्षा में हेड्स 3 सिस्टम भी तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहा है, लेकिन यमन से हेड्स 3 सिस्टम से मिसाइलें दागी जा रही। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती इलाद पर नहीं बल्कि तेल अवीव पर हमले की कोशिश में है। हूती की मिसाइलें काफी ऊंचाई पर इंटरसेप्ट की गई। ऊंचाई से जाहिर हो रहा है कि हूती का टारगेट इजराइल के दूसरे शहर है। रविवार को इलाद के आसमान में लगातार धमाके होते रहे। इजरायली एयर डिफेंस रविवार सुबह से कई बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती इजराइल से बदले के लिए बेचैन है, लेकिन इजराइल का हवाई कवच बेहद मजबूत है। इजराइल में 24 घंटे तक बड़े हमले का खतरा है। लाल सागर से हूती के कई बोट भी इजराइल की तरफ बढ़े हैं। माना जा रहा है कि बोट से हूती ड्रोन लॉन्च करने वाला है। एक साथ कई ड्रोन से इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम करने की कोशिश है। फिलहाल इजराइल के इलाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि रविवार रात एक बार फिर इजरायली एयरक्राफ्ट यमन में हूती के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना भी हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर सकती है। रविवार की सुबह से दोपहर तक हूती की 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया जा चुका है। हूती के कई ड्रोन भी लाल सागर में भस्म कर दिए गए। यमन से इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर यमन पर भी गाजा और लेबनान की तरह भीषण बमबारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रूस के आर्टिलरी हमले, यूक्रेन की 2 ड्रोन पोस्ट तबाह हो गई। रूस ने मास्टर बी गन से किए हमले। और सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि करीब करीब ईरान के सभी प्रॉक्सी ने इजरायल के खिलाफ विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं। यमन में इजरायल के हमले से बढ़ के ईरानी प्रॉक्सी रॉकेट और मिसाइलों से बरसात कर रहे हैं। इजरायल के सबसे विध्वंसक जंग हिजबुल्लाह लड़ रहा है और 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर 153 रॉकेट दागे। इसके बाद इजरायल के 8 सैन्य बेस आग की लपटों में घिर गए। सवाल यही है कि क्या यमन में इजरायल के हमले के बाद अरब में विनाश की आग भड़क चुकी है। इजराइल में सिर्फ हूती ने ही हमला नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के शहरों को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर 150 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल के 1 दर्जन शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई।
की धरती पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। हूती के पोर्ट और मिसाइल लॉन्च साइट को तहस नहस किया तो ईरान के साथ साथ उसके सभी प्रॉक्सी विध्वंसक हो गए। इजराइल के खिलाफ ईरान के सभी प्रॉक्सी ने जॉइंट ऑपरेशन छेड़ दिया और इसी के साथ 12 घंटे के अंदर वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हूती के बाद इजराइल पर सबसे विध्वंसक हमला हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट शेनेर गांव में भी आकर गिरे। कई घर तबाह हो गए। हमले के बाद गांव में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के बनियास इलाके में भी बड़ी तबाही मचाई। सबसे भीषण हमला किरियात शिमोना में हुआ। यहां जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में जाना पड़ा। इजराइल के नहारिया में हिजबुल्लाह ने फिर से रॉकेट की बरसात की। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। अब्दोन में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को टारगेट किया। हमले में कई सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह के साथ कतैब हिजबुल्लाह भी आ गया है। उसने भी इजराइल में हमले शुरू कर दिए हैं। हूती चीफ अब्दुल मलिक ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायली सेना की कमर टूट रही है। उधर इजरायली न्यूज़पेपर हारेट्स ने युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। एक आर्टिकल में इजरायली अखबार ने लिखा है कि इजराइल हमास युद्ध एक नए और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया है। इजरायली न्यूज़पेपर ने जो कुछ कहा वही सत्य है। इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान ने एक साथ 4 फ्रंट खोल दिए हैं। यही वजह है कि गाजा युद्ध की आग का पूरे अरब में विस्तार हो गया है। और हिजबुल्लाह ने इजराइल को किस तरह से दहलाया, अब उसे भी समझिए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल में लगातार तीसरे दिन हमला किया। यह हमला उत्तरी इजराइल के इलाकों में हुआ। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल में 153 रॉकेट दागे। इजरायली शहरों और सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के 8 ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसके बाद वहां आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जान बचाने के लिए करीब 60,000 लोग बंकर में पहुंच गए हैं। हिजबुल्लाह का हमला कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इजराइल में करीब 5 घंटे तक अलर्ट सायरन बजता ही रहा। इजरायली सेना इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने को मजबूर है। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती को दहलाया तो इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में फिर से बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। आईडीएफ ने लेबनान के उन इलाकों में बमबारी की जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट मौजूद है। दक्षिणी लेबनान में बमबारी कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 हथियार गोदामों को तबाह कर दिया। तायर सीरियान में इजराइल ने इस मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया जहां से हिजबुल्लाह गोलन हाइट्स पर हमले कर रहा था। इजराइल ने अदलॉन में हिजबुल्लाह की साइट पर एक के बाद एक 3 बड़े धमाके किए। दक्षिणी लेबनान के अल शाहबिया में भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की। दक्षिणी लेबनान में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने, 3 हथियार गोदाम, 2 मिसाइल लॉन्च साइट और एक रॉकेट लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके भी मारे गए।